अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छे उत्पादन हेतु परवल की फसल में जरूरी कार्य। फलन अवस्था पर कटहल के बाग में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। परवल की खेती हमारे राज्य के दियारा क्षेत्रों में बहुत से किसान भाई ने की है और अभी उनकी फसल पुष्पन से लेकर फलन अवस्था पर है। लेकिन इस अवस्था पर फसल में कुछ कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल को काफी हानि भी पहुंचाते हैं। समय रहते यदि इन हानिकारक कीटों और रोगों की रोकथाम नहीं की गई तो ये पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए आप इन कीट और रोगों की रोकथाम कैसे करेंगे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। देखिए, जहाँ तक परवल की खेती की बात है तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो ये पूर्वी भारत में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, ये बहुत ही अच्छी सब्जी फसल है। परवल फलने फूलने की स्थिति में होगा और बहुत ज़्यादा इसके लत्तर का विकास नहीं हुआ होगा। परवल की फसल में इस समय खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है और ये खरपतवार फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं। इसलिए इनको समय समय पर निराई गुड़ाई करके निकाल देना चाहिए। गुड़ाई के बाद फसल की अच्छी बढ़वार के लिए पोषक तत्व का प्रबंधन भी जरूरी होता है। तो आप पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। खेत की सफाई यानी निकाई गुड़ाई अच्छी तरह से कर लें और निकाई गुड़ाई के उपरांत अगर खाद उर्वरक का व्यवहार फरवरी में नहीं किए हो तो तत्काल खाद उर्वरक का व्यवहार करें और खाद उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का एक मिश्रण बना लें और प्रति पौधा 100 ग्राम मिश्रण पौधे की जड़ के थोड़ा सा दूर हट के दे के मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। परवल में अभी तो चूंकि तापमान उठना शुरू हुआ है तो इसलिए ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो जो तापमान बढ़ते जाएगा तो हल्की सिंचाई और सप्ताह में एक दिन हल्की सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखना चाहिए कि जल जमाव नहीं हो। अच्छी तरह से फसल का निरीक्षण कर लें। अगर कुछ कीड़े जैसे थ्रिप्स या माइट का कुछ असर हो सकता है, क्योंकि ये मौसम में बदलाव हो रहा है अभी। फसल की इस अवस्था में पौधों पर विभिन्न प्रकार के रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है, जो कि पौधों का रस चूसकर उनकी बढ़वार को प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे नियंत्रित किया जाए इन कीटों को। कीड़े मकोड़ों का जैसे थ्रिप्स और माइट या व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी जिसको कहते हैं, इनकी वजह से भी ये क्या होता है कि जब ओवरी के साथ परवल के फल का विकास होता है और उसके आगे फूल लगा रहता है, उसी समय ये ओवरी में डंक मार देते हैं, जिसकी वजह से उनका विकास पूर्णतया नहीं हो पाता, बाजार में उसकी कीमत कम मिलती है। तो अगर आप जमीन से ऊपर उठा के खेती कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ये इनकी समस्या कम हो जाती है। या फिर आप इनके निदान के लिए अपने खेत को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें, मेल फीमेल के रेशियो को ठीक रखें और दवा का इस्तेमाल कर लें। जैसे माइट का है तो माइटिसाइड का इस्तेमाल करें, कर्नल एस है या माइटिसाइड और माइट करके है, इनका इस्तेमाल करें। या थ्रिप्स है तो फिर कन्फीडर या इमिडाक्लोरोपिड या प्रोपिनोफास 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से
घोल बना के छिड़काव करें सेकेंड हाफ में, क्योंकि परवल में क्रॉसिंग जो है सुबह 7 बजे से लेकर 9 से 10 बजे के बीच होती है, तो इस बीच में दवा का इस्तेमाल न करें। दवा का इस्तेमाल बराबर 2 बजे के बाद, दिन में 2 बजे के बाद करें। परवल में नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर आते हैं, तो ये पहले देख लें, सुनिश्चित कर लें कि आपके खेत में नर पौधों की संख्या 10% यानी 5 से 10% के बीच है कि नहीं। कि कुछ पौधों में अगर लत्तर काफ़ी निकल गई हो तो उसकी हल्की कटाई छटाई किनारे से कर दें, ताकि उसका जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो पीछे की तरफ लौटे और फ्लावरिंग फ्रूटिंग में परिवर्तित हो जाए। परवल की लताओं की बढ़वार होने पर ये फैलने लगती हैं, इसलिए इन्हें लकड़ी या तारों से सहारा देना चाहिए, अन्यथा पौधों में बनने वाले फल व शाखाएं भूमि के संपर्क में आने से कई तरह के रोगों व कीटों की चपेट में आ जाते हैं। देखिए, अगर परवल की ही खेती नहीं, लत्तर वाली जितनी सब्जियां हैं जो गर्मियों में फलती फूलती हैं, अगर उसको हम जमीन से ऊपर उठा के खेती करते हैं, 5 से 7 फीट की ऊंचाई पर पोल गाड़ के या खंबे गाड़ के उस पर तार लगा देते हैं और उस पर परवल या और अन्य फसलों की सब्जियों को लटकाते हैं, निश्चित तौर पर इसमें रोग ब्याध की कमी हो जाती है। पौधों के तनों में हवा का संचार अच्छी तरह होता है और जिससे फलन फूलन काफ़ी अच्छी होती है। यदि आप जमीन पर लगाते हैं तो जमीन पर आप कृषि क्रियाएं ज़्यादा करनी पड़ती हैं, रोग ब्याध भी ज़्यादा लगता है और फलन उसके मात्रा में कम होता है। ये लगभग जब तक जाड़ा नहीं पड़ता है, अक्टूबर नवंबर तक आपका परवल फलते फूलते जाएगा, तो जिससे आपकी आमदनी में काफ़ी वृद्धि होती है। तो ये 2-3 क्रियाएं अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन मिलेंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में कटहल के वृक्ष आमतौर पर खेतों की मेड़ों पर लगे आसानी से देखे जा सकते हैं और कई किसान इनके बाग भी स्थापित किए हुए हैं। इस समय इन फल वृक्षों पर छोटे छोटे फल लग रहे हैं और अक्सर इसी समय किसानों की शिकायत रहती है कि उनके यहाँ फल बागों में फल झड़ रहे हैं या काले पड़कर सूख रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये समस्या कटहल के बाग में क्यों होती है और इसका निदान क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर संगीता कुमारी। हमारे किसान भाई, ऐसे तो कटहल में बहुत ही कम बीमारी या कीट लगते हैं, लेकिन फल सड़न कहते हैं, ये कवक द्वारा होता है। और ये जो कवक राइजोपस ऑटोकार्पी नामक जो कवक होता है, इसी के द्वारा जो फल सड़ता है। और इसका प्रकोप जो है, इस कवक का प्रकोप फल जब छोटी अवस्था में रहती है तभी इसका प्रकोप होता है। किसान भाइयों, इस रोग के कारण कटहल के फल पर काले रंग का पाउडर जैसा जम जाता है, जो कि धीरे धीरे अन्य फलों को रोग ग्रसित कर देता है। इस रोग से प्रभावित फल काले पड़कर गिरने लगते हैं, इसलिए समय पर इसकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। तो अगर जो इसमें रोग आ जाती है तो फल जो सड़ करके गिरना शुरू हो जाता है छोटी अवस्था में ही, तो इसके बचाव हेतु कवकनाशी कोई भी फंजीसाइड आप डाल सकते हैं, जैसे कि ब्लाइटॉक्स 50 WP, इसको 3 ग्राम इसका 1 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके इसको फलों पर छिड़काव कर दें। ऐसा कम से कम 2 बार कर दें। 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करने से ये जो फल है हमारा इस कवक से बीमारी से बचा रहेगा। किसान भाइयों, वैसे तो कटहल के वृक्षों पर बहुत कम कीटों का प्रकोप होता है, लेकिन इस समय इनके बागों में आमतौर पर मिली बग कीट का प्रकोप होता है, जिसे आप दोहिया कीट के नाम से भी जानते हैं। ये कीट कोमल शाखाओं, पत्तियों एवं फलों में चिपककर इनका रस चूसते हैं। साथ ही तना छेदक कीट भी कटहल के बाग को काफी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए इन कीटों की रोकथाम आप कैसे करें, आइए जानते हैं। जब कीट की बात होती है
तो ये जो कटहल में मिलीबग लगता है, ये मिलीबग ऐसा कीट है जो फूल हो गया या कोमल फल हो गया या तना, इसका रस चूसता है। ऐसा करने से जो इसमें फूल और जो फल है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी कीटनाशी दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड, इसका 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव कर दें। ऐसा करने से इस कीट से हमारा जो फसल है, हमारा कटहल का पेड़ है, ये बचा रहेगा। और दूसरा जो कीट है इसको तना छेदक कीट बोलते हैं। तो ये जो तना में सुरंग बना करके ये कीट रहता है और जो हमारा जो जीवित जो उत्तक हुए अंदर तने के अंदर उसको खाता रहता है। और जब ऐसा प्रकोप होने से जब टहनियाँ सूख जाती हैं, डालियाँ सूख जाती हैं, तो जहाँ भी हम देखें कि तना छेदक जो कीड़े हैं जो सुरंग बना करके रह रहे हैं, उसमें मिट्टी का रुआ में मिट्टी का तेल भिगो दे और उसमें उसका छेद में उसको डाल दे रुए को, और ऊपर से गीली मिट्टी से उस छेद को बंद कर दे। तो ऐसा करने से जो कीड़ा होगा वो उसके अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो इस कीड़े से इस तरह से हम इसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसमें जब अब चूँकि फल आ चुका है तो इसमें कम से कम सिंचाई होना चाहिए। और ये जो सिंचाई है 15 से 20 दिनों के अंतराल पर नमी रहे पेड़ के इर्द गिर्द, तो अमूमन जो है ये जो फल है गिरना बंद हो जाएगा। तो ये जो बताए गए नियम के अनुसार अगर हमारे किसान भाई इन बातों को ध्यान दें और इसको करें तो कटहल का पेड़ जो है आपका सुरक्षित रहेगा, इसका फल सुरक्षित रहेगा और आपका मुनाफा भी अधिक मिलेगा। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने गर्मा मूंग की बुआई समय से की थी, उनकी फसल 15 से 25 दिन की अवस्था की होगी। लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन और कीट रोगों के नियंत्रण इत्यादि। तो गर्मा मूंग की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और किस तरह करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। जिन किसान भाइयों ने मूंग की बुआई कर रखी है उनमें हम क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे कि हमारा अधिकतम उत्पादन मिल सके। देखिए किसान भाइयों, ये जो मूंग की खेती है ये बहुत ही सस्ती और अच्छी खेती है और ये जो है हमारी 60 से लेकर के 65-70 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। हमारे जिन किसान भाइयों ने जायद मूंग की फसल लगाई है तो उसमें फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते हुए मूंग की फसल को खरपतवारों से मुक्त किस तरह से रखना है, आइए जान लेते हैं। देखिए जिन किसान भाइयों ने बुआई पलेवा करके बोई है तो हम देखेंगे 25 से 30 दिन की अवस्था में जब आपको ये लगे कि अब हमारी फसल पानी मांग रही है तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय हल्की सिंचाई करनी है। दूसरा ये कि जब फूल आने के बाद जब आपकी फलियां बनने को हों, यानी कि हमें जो मूंग में सिंचाई का कार्य करना है वो फूल आने से पहले और फूल जब आपका समाप्त हो जाए, फलियां बन रही हों, उस समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये जो है कम समय में पकने वाली फसल है तो इसलिए ज़रूरी है कि हम 15 से 20 दिन पे इसमें एक निदाई भी कर दें, क्योंकि जो खरपतवार हैं, खरपतवार भी इसमें काफ़ी आ जाते हैं जिससे कि हमारी इसकी जो बढ़वार है वो भी रुक जाती है और उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है एक जो खुरपी से उसकी निदाई कर दें या भीलो चला करके, अगर लाइन से बुआई की गई है तो वहाँ हम भीलो चला करके भी निदाई कर सकते हैं। तो उससे हमारी एक तो इसमें जो जड़ों में जो वायु का संचार होता है और दूसरा जो भी खरपतवार होते हैं वो भी हमारे निकल जाते हैं। इसके अलावा जायद मूंग की फसल में रस चूसक कीट तथा रोगों का भी प्रकोप होता है। तो आप इन कीट व रोगों का नियंत्रण किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। तीसरा ये कि इसमें जो कीड़े बीमारियां हैं, कीड़े बीमारियों को भी हमको ध्यान रखना है। तो कीड़े बीमारियों में ये मुख्य रूप से रस चूसने वाले कीड़े इसमें आते हैं। तो जहाँ पर भी हमको ये महसूस हो कि ये रस चूसने वाले कीड़े हैं और पत्तियाँ हमारी सिकुड़ रही हैं तो हम देख सकते हैं उसको, क्योंकि पौधे के नज़दीक जाएंगे तो हम देखेंगे कि पौधे को जब हिलाएंगे या हम एक सफ़ेद कागज़ ले लें और उसके ऊपर देखेंगे तो उसमें कुछ कीड़े जो है आपको नज़र आएंगे। तो उस समय जो हमको जो डाइमेथोयेट रोगोर दवा आती है उसकी जो है 1 लीटर पानी में 1 ml दवा मिला करके हम जो है छिड़काव कर सकते हैं।
और छिड़काव करते समय भी हमको सावधानी बरतनी है, क्योंकि किसान भाई जब छिड़काव करते हैं तो उस समय भी थोड़ा ध्यान नहीं देते, तो उससे जो है हमारा जो रसायन होता है उससे नुकसान हो जाता है। तो एक तो पानी की जो मात्रा है वो सही रखें, कम से कम 200 लीटर पानी 1 एकड़ में रखें। और जो दवा की मात्रा है, दवा की मात्रा 1 लीटर पानी में 1 ml दवा जो है मिलाएं, 1 से 1.5 ml तक भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है करीब 750 से लेके 1 लीटर प्रति हेक्टेयर तक हम जो दवा का इस्तेमाल करेंगे। जो आपका किसान भाई 10,000 स्क्वायर मीटर का हम 1 हेक्टेयर मान के चलते हैं, और बीघे और किसान भाइयों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो 10,000 स्क्वायर मीटर का 1 हेक्टेयर रहता है उतने एरिया में हम जो है 750 से लेके 1 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में मिला करके हम जो है छिड़काव कर देंगे। तो हमारे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं और विशेष रूप से जो सफ़ेद मक्खी आती है उसको हमें नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो बैठती है वहाँ वहाँ अपना वायरस छोड़ती है, और जिससे कि हमारे पौधों में जो मोज़ेक की बीमारी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो उसको भी हमें देखते रहना चाहिए कि अगर हमारा कोई पौधा, कभी कभी ऑफ टाइप के पौधे भी हमारे फसलों में हो जाते हैं, तो उनको भी हम निकाल करके अलग कर दें, जिससे कि वो बीमारी का फैलाव नहीं हो। तो जो सफ़ेद मक्खी आती है उसको हमें नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि हमको जो है डाइमिथाइल रोगोर का छिड़काव करना है। दूसरा, कभी कभी पत्तियों पर धब्बे ही बन जाते हैं, तो जहाँ पर भी इस तरह की समस्या आती है, अगर बीमारी हमको नज़र आती है, तो जो मैंकोजेब दवा आती है उसकी 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिला करके हमको छिड़काव करना है। तो इससे जो है जो भी हमारी बीमारी आएगी वो उससे नियंत्रण हो जाएगी। और आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है मनसाही, जिला कटिहार से हितेश कुमार जी ने। यह कॉमन कार्प मछली से बीज उत्पादन करने की तकनीक पर जानकारी चाहते हैं। तो हितेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, आप कॉमन कार्प नाम की मछली को पहचानते ही हैं। ये एक बड़ा पेट वाला मछली होता है जिसका मुंह गोल होता है और मुंह पर मूंछ जैसा निकला हुआ रहता है। आपके यहाँ देहात में लोग इसको अमेरिकन रोहू या पहाड़ी पेटुआ के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी मछली है जो तालाब के निचले तल पे रहती है और वहाँ पर जो सड़े गले चीज़ होते हैं उसको खाती है। झारखंड के लिए बड़ा उपयोगी मछली है। अगर आप मछली पालन में, जब आपका तालाब मौसमी हो, 7 से 8 महीना तक पानी रहता हो, तो उस तरह के तालाब में यदि आप ग्रास कार्प नामक मछली पालें और साथ में कॉमन कार्प पालें, तो आपकी जितनी भी मछली की उत्पादन अभी मिल रही है उस दुगनी हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कॉमन कार्प के लिए, जो आप इसे अपने तालाब में ही प्रजनन करा सकते हैं और इसके बीज को भी बेच सकते हैं, दूसरे किसान को बेच सकते हैं। साधारणतः ये मछली 8 महीने में अंडा देने लायक हो जाती है। ये विदेश की मछली है, चीन देश की मछली है, इसलिए इसको चीनी मछली भी कहते हैं। लेकिन हमारे अपने देश में और राज्य में भी ये मछली अच्छी तरह से स्थापित हो गई है और यहाँ पर 8 महीने में ही ये मैच्योर कर जाती है, अंडा देने के काबिल हो जाती है। जैसे जाड़े के बाद गर्मी शुरू होता है, सरस्वती पूजा के बाद से जब धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है, तो इस मछली का आप अपने तालाब में बिना कोई अतिरिक्त मेहनत किए हुए इसका प्रजनन करा सकते हैं और इसके बच्चे का उत्पादन कर उसको बेच के आप अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। यहाँ पर ना मछली को मारना पड़ता है, ना उसको बेचना पड़ता है। उससे जो अंडे निकलते हैं उससे बच्चा तैयार करके मछली आपका यदि 1 केजी का है तो वो लगभग 1 केजी का ही रह जाता है और आपको बच्चा उसका अतिरिक्त मिल जाता है, अंडा उसका अतिरिक्त मिल जाता है। कॉमन कार्प के नियंत्रित प्रजनन के लिए कपड़े से बने हुए चौकोर हापा को बांस की सहायता से तालाब में लगाया जाता है। 2 किलोग्राम मादा मछली के लिए 2 गुणा 1 गुणा 1 मीटर आकार का हापा उपयुक्त होता है।
इससे ज्यादा वजन होने से कॉमन कॉर्प का नियंत्रित प्रजनन छोटे तालाब अथवा सीमेंट के बने टैंक में भी किया जा सकता है। प्रजनकों के एक जोड़े से भार के अनुसार 2:1 नर एवं मादा को रखा जाता है। कॉमन कॉर्प के अंडों के चिपकने वाले गुण के कारण प्रजनकों हापा में जलीय पौधों जैसे हाइड्रिला, नाजा, कारा, जलकुंभी आदि अंडे इकट्ठे करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अंडों को निकालने के लिए पटुआ व नारियल की रस्सी एवं प्लास्टिक रस्सी का भी उपयोग किया जाता है। इस जलकुंभी को यदि आप तालाब के किनारे एक बांस से घेर दीजिए और जलकुंभी वहां लगा दीजिए, इसके जड़ बहुत पतले पतले होते हैं, एकदम धागे की तरह होते हैं, तो यहाँ पर कॉमन कार्प का अंडा चिपक जाता है। इसका अंडे को देखिएगा तो पीला रंग का सरसों के दाना के बराबर होता है। तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और नर और मादा मछली तालाब में रहती है, अंडा चिपकने के लिए जगह उपलब्ध रहता है, तो मछली उससे उत्तेजित होती है और वहाँ आके प्रजनन करती है और उसके अंडा चिपक जाते हैं। प्रत्येक दिन सुबह जाकर के या शाम को जाकर के आप देख लीजिए, जो जलकुंभी के जड़ में अंडा सब जो बताया सरसों के दाने की तरह पीला पीला है, अगर उस तरह का चिपका हुआ मिल जाए तो उस जलकुंभी को निकाल करके उसी तालाब में अलग जगह जो हापा है तो उसमें ले जाके जलकुंभी को रख दीजिए। लगभग 2 से 3 दिन के बाद वो अंडे से बच्चे निकल जाएंगे, उसको फूट के आप उसको अलग रख के या तो जब 72 घंटे का हो जाए तो उसे बाजार में बेच भी सकते हैं, या अपने तालाब में पालने के लिए छोटे तालाब में पाल करके जब थोड़ा 1 इंच साइज का हो जाए तो बड़े तालाब में ले जाके उसका संचय कर सकते हैं। अगर 1 किलोग्राम की मछली है तो ये लगभग 1 लाख अंडा दे देती है। तो 1 लाख अंडा से अगर हापा में भी आप बच्चे निकाल रहे हैं तो 60 से 70 हज़ार तो बहुत आसानी से आपको स्पॉन मिल जाएंगे, और बाज़ार में इसका दर जो होगा 600 रुपया प्रति लाख के हिसाब से बहुत ही आसानी से बिक जाता है। तो अगर 1 केजी की मछली है और आपको उसमें से 50,000 ही स्पॉन मिल रहे हैं, तब आपके 300 रुपया तो सिर्फ उसके अंडे से जो बच्चे निकले उससे आप कमा सकते हैं, फिर मछली बेच के अलग से कमा सकते हैं। तो ये मछली पालन के साथ साथ यदि आप उसके बच्चे को तैयार करें तो अतिरिक्त आमदनी मिलेगी, और ये काफ़ी सुविधाजनक है, काफ़ी आसान है इसे कराना, इसमें कोई मुसीबत नहीं है। दूसरी चीज़ है, अगर चाहें तो इसको जून जुलाई के महीने में भी इसका ब्रीडिंग करा सकते हैं, लेकिन दरअसल वो समय नहीं है कॉमन कार्प का ब्रीडिंग कराने के लिए, उसका प्रजनन कराने के लिए, तो उस समय आपको उसमें इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो रोहू कतला मृगल की जो बच्चे हैं बनते हैं उसी तरह से कॉमन कार्प के भी बच्चे तैयार होंगे। तो वहाँ पर आजकल बाज़ार में बहुत अलग अलग कंपनी का इंजेक्शन मिल रहे हैं, ओभाटाइड, ओभाप्रीम के नाम से मिलता है। ये इंजेक्शन आपको अगर नर और मादा दोनों में देने होंगे तो एक अलग हापा में मछली को रखना होगा, और जलकुंभी या नारियल का जो छिलका पहले बताया वो आपको लगाना होगा, क्योंकि इसके अंडा चिपकने वाले होते हैं, तो चिपकने का जगह देना पड़ेगा तभी ये किया जा सकता है। जो किसान भाई के तालाब में कॉमन कार्प मछली नहीं है लेकिन वो समझ रहे हैं जो इसका उत्पादन करने से, इसका प्रजनन कराने से फ़ायदा होगा, तो आप देखिए आपके अगल बगल के जो तालाब होंगे, गांव में और भी जो तालाब होंगे, वहां आपको कॉमन कार्प मिल जाएगा। तो वहां से आप कॉमन कार्प को लेकर आएँ और अपने तालाब में उसको डालें और फिर सारी व्यवस्था करें, तब हो सकता है। शुरुआत करने के लिए 10-15 किलो भी यदि आप कॉमन कार्प लेके आते हैं तो 10-15 लाख तो अंडे आपको मिल ही जाएंगे। तो ये शुरुआत करने के लिए अच्छी है। तो आप कॉमन कार्प जहाँ उपलब्ध है वहाँ से इस तरह से गाड़ी में ला करके अपने तालाब में डाल के इसका प्रजनन शुरू करा सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
और चलिए अब देख लेते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बैंगन की भरपूर पैदावार देने वाली प्रजातियां और रोपाई तकनीक। दुधारू पशुओं में सर्रा रोग की समस्या और निदान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का अन्नदाता कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता नोट करिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी, फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।